हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके वायु राजन दोस्तों। और साथ साथ में वायुमंडल के पार्ट 3 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले वायुमंडल का पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज वायुमंडल का पार्ट 3 है। तो वायुमंडल के पार्ट 3 में दोस्तों हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। क्या देखेंगे? वायुमंडल के पार्ट 3 में दोस्तों हम वायुमंडल की संरचना देखेंगे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको जो वायुमंडल है वो समझ में आएगा दोस्तों। तो बिना देर से वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। क्या है? वायुमंडल की संरचना दोस्तों हमने देखा था कि जो वायुमंडल है यह क्या है? यह बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। क्या है? बहुस्तरीय गैसीय आवरण है दोस्तों वायुमंडल। और वायुमंडल की संरचना में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल की परतें। क्या देखेंगे? वायुमंडल की संरचना में दोस्तों सबसे पहला हम देखेंगे वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं। तो दोस्तों वायुमंडल की 4 परतें हैं। कौन कौन सी? वायुमंडल दोस्तों 4 परतें होती है। पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, और तीसरी है मध्य मंडल, और चौथी है तापमंडल दोस्तों। तो कितनी परतें हैं? वायुमंडल की दोस्तों 4 परतें हैं। और क्षोभ मंडल जो परत है दोस्तों उसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और समताप जो मंडल को दोस्तों इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और जो मध्य मंडल जो वो परत है दोस्तों उसे हम इंग्लिश में मेसोस्फेयर कहते हैं। और जो तापमंडल जो परत है दोस्तों उसको इंग्लिश में हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। और एक बात और यहाँ दोस्तों जो तापमंडल जो परत है दोस्तों उसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक आयन मंडल और दूसरी आयतन मंडल। कितने भागों में? 2 भागों में, एक आयन मंडल और आयतन मंडल। आयतन मंडल को दोस्तों बहिर्मंडल भी हम कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि वायुमंडल की 4 परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल। तापमंडल के 2 भाग है, आयन मंडल और आयतन मंडल। और एक बात और यहाँ आपको पता रहना चाहिए दोस्तों कि कई कई बुकों में दोस्तों वायुमंडल की 5 परतें बताई गई है। कितनी परतें? 5 परतें बताई गई है। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल पहली, दूसरी समताप मंडल, और तीसरी मध्य मंडल, और चौथी आयन मंडल और आयतन मंडल, 5वीं आयतन मंडल। तो कितनी परतें हो गई? 5 परतें हो गई है ना। तो दोस्तों मैंने आपको मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैप में अगर हम समझ लेते हैं दोस्तों तो हमारे दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा वायुमंडल की परत से वो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, अगर आप इस मैप को आपको समझ में आ जाता है तो मैं समझा देता हूँ आपको ये भी कि दोस्तों ये क्या है? ये पृथ्वी है। क्या है दोस्तों? यह पृथ्वी है। और पृथ्वी के दोस्तों चारों क्या है? वायुमंडल। और दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों ये सभी परतें पाई जाती है ना। तो क्या पाई जाती है? ये सभी दोस्तों परतें जो अभी मैंने बताया 5 परतें, ये सभी वायुमंडल में पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वायुमंडल की परतें कहते हैं। तो पहली परत क्षोभ मंडल, पृथ्वी की सबसे पास परत है दोस्तों क्षोभ मंडल परत। क्षोभ मंडल परत के ऊपर है दोस्तों समताप मंडल परत। समताप मंडल के ऊपर है दोस्तों मध्य मंडल परत। कौन सी? मध्य मंडल परत। और मध्य मंडल परत के ऊपर दोस्तों परत है आयन मंडल परत। कौन सी परत? आयन मंडल परत। और आयन मंडल की परत दोस्तों सबसे ऊपर है बहिर्मंडल परत। बहिर्मंडल परत मतलब कि आयतन मंडल परत दोस्तों। तो क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो आपसे यहाँ दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी परतों का क्रम क्या है नीचे से ऊपर तक। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, उससे ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल से ऊपर आयन मंडल, आयन मंडल से ऊपर बहिर्मंडल। तो आपको कई बार दोस्तों क्रम भी इसका परतों का क्रम भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो और दोस्तों एक बात और यहाँ जो क्षोभ मंडल जो परत है और जो समताप मंडल परत है, इन दोनों परतों को दोस्तों क्षोभ सीमा अलग करती है। कौन सी सीमा?
क्षोभ सीमा दोस्तों इन दोनों परतों को अलग करती है, पृथक करती है। और समताप मंडल और मध्य मंडल परतों को, इन दोनों परतों दोस्तों समताप सीमा अलग करती है। कौन सी सीमा? समताप सीमा मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करती है दोस्तों। और मध्य मंडल और आयन मंडल को दोस्तों मध्य सीमा अलग करती है। कौन सी सीमा? मध्य मंडल। और दोस्तों आयन मंडल को मध्य सीमा अलग करती है। और आयन मंडल और बहिर्मंडल मतलब कि आयतन मंडल को दोस्तों आयन सीमा अलग करती है। और दोस्तों जो क्षोभ सीमा है जो कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है, क्षोभ सीमा को दोस्तों इंग्लिश में ट्रोपोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज कहते हैं। और दोस्तों जो समताप सीमा है, इस समताप सीमा को इंग्लिश में स्ट्रेटोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपोज कहते हैं जो समताप सीमा है उसको। और दोस्तों जो मध्य सीमा है, जो मध्य सीमा है दोस्तों जो कि आयन मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है, इस मध्य सीमा को दोस्तों इंग्लिश में मेसोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपोज कहते हैं दोस्तों। और आयन मंडल और बहिर्मंडल को जो आयन सीमा अलग करती है, आयन सीमा को इंग्लिश में दोस्तों आयनोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनोपोज कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वायुमंडल की परत, है ना दोस्तों। मैंने आपको जो परतें थी 5 परतें, उनका इंग्लिश नाम भी बता दिया हूँ दोस्तों। कभी कभी जो इंग्लिश नाम है वही भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको उनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। और जो सीमा है जो कि 2 परतों को अलग करती है, उनके भी इंग्लिश नाम मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि वायुमंडल की 4 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। और ताप मंडल के 2 भाग है, आयन मंडल और आयतन मंडल। और ये जो मैप है दोस्तों वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे करते हैं, क्या करते हैं कि जो सभी 5 परतें हैं दोस्तों उनके बारे में डिटेल से देखेंगे, है ना। तो डिटेल्स देखने के बाद हमें दोस्तों जो वायुमंडल की परतें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों 5 परतों के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करने से पहले दोस्तों जो हमारी पहली परत है उसके बारे में देखेंगे। किसके बारे में? जो हमारी पहली परत है क्षोभ मंडल परत दोस्तों। तो आप दोस्तों क्षोभ मंडल परत के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो हमारा अब है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल दोस्तों, तो क्षोभ मंडल की जो औसत दोस्तों, उससे पहले एक बार बता देता हूँ आपको दोस्तों। ये हमारी क्या है? ये हमारी दोस्तों पृथ्वी है। ये हमारी पूरी क्या है? ये हमारी दोस्तों पूरी पृथ्वी है। और ये दोस्तों क्या है? ये है भूमध्य रेखा है। क्या है दोस्तों? ये हमारी पूरी पृथ्वी है और ये दोस्तों भूमध्य रेखा है ना। और दोस्तों भूमध्य रेखा से लेकर 18 किलोमीटर तक दोस्तों क्षोभ मंडल पाया जाता है। कौन सी परत? क्षोभ मंडल परत। कहां से लेकर? भूमध्य रेखा से लेकर वायुमंडल दोस्तों 18 किलोमीटर तक दोस्तों क्षोभ मंडल पाया जाता है। और अगर हम ध्रुव से बात करें, ये दोनों ध्रुव है, अगर हम ध्रुव से बात करें तो ध्रुव से लेकर 8 किलोमीटर तक दोस्तों क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो समझ में आ गया कि हमारी पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है वहां से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। अगर हम ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों से 8 किलोमीटर तक दोस्तों क्षोभ मंडल पाया जाता है, मतलब कि क्षोभ मंडल जो परत है वो पाई जाती है। और दोस्तों एक बात, तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो दोस्तों 13 किलोमीटर है। क्या है? क्षोभ मंडल की दोस्तों जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वह कितनी है? वह 13 किलोमीटर है दोस्तों। अब दोस्तों क्षोभ मंडल के को कई प्रकार से कहा जाता है, जैसे कि परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्षोभ मंडल को, संवहन मंडल भी कहते हैं, विषम मंडल भी कहते हैं। तो हमारा पहला परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं क्षोभ मंडल को? तो जब ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों जो क्षोभ मंडल है उसकी जो ऊंचाई है वह दोस्तों बढ़ जाती है। क्या होती है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी में दोस्तों जो क्षोभ मंडल है उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वह बढ़ जाती है। और दोस्तों जब शीत ऋतु आती है तो जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई वह कम हो जाती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आ जाती है दोस्तों। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में
ऊंचाई बढ़ जाती है और शीत ऋतु में ऊंचाई कम हो जाती है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल दोस्तों परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं। तो दूसरा है संवहन मंडल। तो अब दोस्तों संवहन मंडल क्यों कहते हैं क्षोभ मंडल को। तो दोस्तों गर्म और ठंडा, दोस्तों जब जो क्षोभ मंडल है वह गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है, गर्म होता है ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है कभी ठंडा हो जाता है। तो इस कारण से क्या कहते हैं, इसलिए इसे संवहन मंडल कहते हैं। यह जो क्षोभ मंडल ये गर्म ठंडा होता रहता है, तो उसलिए इसे क्या कहते हैं, उसलिए इसे दोस्तों संवहन मंडल कहते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया क्षोभ मंडल को संवहन मंडल क्यों कहते हैं, गर्म ठंडा होने के कारण। तीसरा है विक्षोभ मंडल। विक्षोभ मंडल, तो विक्षोभ मंडल क्यों कहते हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन के कारण और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण दोस्तों क्षोभ मंडल को दोस्तों विक्षोभ मंडल कहते हैं। तो मौसम संबंधी परिवर्तन कौन कौन से हैं, जैसे वर्षा का आना, चक्रवात आना और बिजली कड़कना और दोस्तों कोहरा जमना। तो मौसम संबंधी परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन होंगे, वर्षा का आना, चक्रवात का आना, बिजली कड़कना, कोहरा दोस्तों ये सभी क्या है, ये सभी मौसम संबंधी परिवर्तन है। जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन है दोस्तों उसके कारण दोस्तों क्षोभ मंडल को विक्षोभ मंडल कहते हैं। और पर्यावरणीय परिवर्तन कौन कौन से हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा और वायु प्रदूषण, इन सभी के कारण दोस्तों इसे विक्षोभ मंडल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि विक्षोभ मंडल क्यों कहते हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन के कारण जिसमें वर्षा आना, चक्रवात, बिजली कड़कना और कोहरा होता है, और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा और वायु प्रदूषण होता है। तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों विक्षोभ मंडल क्यों कहते हैं। और दोस्तों क्षोभ मंडल के कितने पर क्या क्या कह सकते हैं, उसे परिवर्तन मंडल भी कह सकते हैं। क्यों, जैसे में तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और क्षोभ मंडल कम हो जाती है, इसलिए संवहन मंडल कहते हैं गर्म ठंडा होने के कारण, और विक्षोभ मंडल कहते हैं पर्यावरण परिवर्तन के कारण और मौसम संबंधी परिवर्तन के कारण दोस्तों। तो आपको क्षोभ मंडल के बारे में जो इतनी जानकारी मैंने आपको बताया हूँ आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो क्षोभ मंडल के बारे में आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों क्षोभ मंडल के बारे में आगे, तो दोस्तों क्षोभ मंडल में तापमान को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं दोस्तों। ब्रेक मारकर ले लेता हूँ। तो दोस्तों जब हम क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं, कहाँ, जब क्षोभ मंडल में दोस्तों हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। क्या होती है, तापमान में दोस्तों कमी होती है। किसके कारण, वहां जल वाष्प की उपस्थिति होने के कारण दोस्तों जब हम क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। कितनी कमी आती है दोस्तों, तो देख लेते हैं। जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है तापमान में। और जब हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में कमी आती है। तो आपको समझ में आ गया कि जब क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। किसके कारण, जल वाष्प के कारण। और कितनी कमी आती है, 165 मीटर की ऊंचाई तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है दोस्तों। और एक और बात यहाँ दोस्तों कि दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है और जो वायुमंडल है, वायुमंडल में दोस्तों 98%, क्या दोस्तों, वायुमंडल में 98% जल वाष्प दोस्तों पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। कितना, 98% जल वाष्प पृथ्वी से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर दोस्तों 98% जल वाष्प पाया जाता है। तो अब आगे दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी से दोस्तों, पृथ्वी है दोस्तों, और पृथ्वी का जो समुद्र तल है, पृथ्वी के समुद्र तल से लेकर दोस्तों 3 किलोमीटर तक दोस्तों निचली परत है।
क्षोभ मंडल की निचली परत है ना। और 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर दोस्तों ऊपरी परत है। कौन सी परत है? ऊपरी परत, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत। तो दो प्रकार के क्षोभ मंडल, निचली परत, क्षोभ मंडल की निचली परत और ऊपरी परत। तो जब पृथ्वी के समुद्र तल से ऊपर जाते हैं 3 किलोमीटर तक तो निचली परत कहलाती है, और 3 किलोमीटर से ऊपर 13 किलोमीटर तक जाते हैं दोस्तों तो ऊपरी परत कहलाती है। और समुद्र तल से दोस्तों 3 किलोमीटर तक क्या कहलाती है? निचली परत। तो दोस्तों समुद्र जो निचली परत है, निचली परत में दोस्तों तापमान में वृद्धि होती है। किसके कारण? घर्षण के कारण क्या होती है दोस्तों? जो निचली क्षोभ मंडल जो निचली परत है दोस्तों उसमें तापमान में वृद्धि होती है। किसके कारण? घर्षण के कारण। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि तापमान से क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो तापमान नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी हो जाती है। फिर से समझा देता हूँ दोस्तों आपको। जलवाष्प के कारण 165 मीटर की ऊंचाई तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर दोस्तों 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के समुद्र तल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों निचली परत है। 3 किलोमीटर से ऊपर 13 किलोमीटर दोस्तों ऊपरी परत है। और इस निचली परत में दोस्तों तापमान में वृद्धि होती है। किसके कारण? घर्षण के कारण। तो ये था हमारा तापमान, है ना। अब है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा है ना दोस्तों। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को दोस्तों जो अलग करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं, है ना। कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल को क्या करती है? क्षोभ सीमा दोस्तों अलग करती है, पृथक करती है ना। और दोस्तों भूमध्य रेखा से जब हम क्षोभ सीमा पर जाते हैं तो वहां दोस्तों उसका जो तापमान है वह -80 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है। और हम ध्रुवों से जब दोस्तों क्षोभ सीमा तक पर जाते हैं तो उसका जो तापमान है वह -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये क्षोभ मंडल की सर्वाधिक मोटाई कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल की सर्वाधिक मोटाई दोस्तों भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर दोस्तों क्षोभ मंडल की सर्वाधिक मोटाई होती है। तो ये था हमारा कि क्षोभ मंडल में तापमान को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और क्षोभ सीमा क्या होती है। तो क्षोभ सीमा क्या होती है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। भूमध्य रेखा से जब हम क्षोभ सीमा पर जाते हैं तो उसका तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्रुवों से जब क्षोभ सीमा पर जाते हैं तो उसका जो तापमान है वो दोस्तों -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्षोभ मंडल की सर्वाधिक मोटाई दोस्तों भूमध्य रेखा पर होती है दोस्तों। तो ये था हमारा क्षोभ मंडल के बारे में जानकारी दोस्तों। जो क्षोभ मंडल के बारे में जितनी हमने अभी जानकारी बताई दोस्तों वो लगभग आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो जो हमारी पहली परत है क्षोभ मंडल वो कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी दूसरी परत है दोस्तों वह भी देख लेते हैं। आ गए दोस्तों अगली परत समताप मंडल। क्या? समताप मंडल दोस्तों। तो समताप मंडल की खोज दोस्तों 1902 में दोस्तों टोजरेंस डी बोर्ड ने की थी। किसने? टोजरेंस डी बोर्ड ने दोस्तों 1902 में समताप मंडल की खोज की थी। तो आपको पता चल गया कि समताप मंडल की खोज किसने की थी? 1902 में टोजरेंस डी बोर्ड ने दोस्तों समताप मंडल की खोज की थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि समताप मंडल की मोटाई कितनी है? क्या? समताप मंडल की मोटाई कितनी है? तो समताप मंडल की जो मोटाई है दोस्तों वह 32 किलोमीटर है। उससे फिर दोस्तों एक बात बताना भूल गया आपको दोस्तों, ये पृथ्वी है हमारी, है ना दोस्तों। ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। क्या है? ये भूमध्य रेखा है। और हमने जो क्षोभ मंडल देखा था वो क्षोभ मंडल दोस्तों भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक दोस्तों क्षोभ मंडल रहता है। और जो समताप मंडल है दोस्तों वह
भूमध्य रेखा से 50 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों समताप मंडल होता है। जैसे 18 किलोमीटर तक कौन था, क्षोभ मंडल, और 18 किलोमीटर के ऊपर दोस्तों 50 किलोमीटर तक दोस्तों समताप मंडल पाया जाता है दोस्तों भूमध्य रेखा से। और अगर हम ध्रुव से बात करें तो ध्रुव से दोस्तों जो समताप मंडल है वह 40 किलोमीटर पर पाया जाता है, 40 किलोमीटर पर पाया जाता है दोस्तों। तो समझ में आ गया कि समताप मंडल दोस्तों भूमध्य रेखा से 50 किलोमीटर तक पर पाया जाता है और ध्रुव से 40 किलोमीटर की लंबाई पर पाया जाता है दोस्तों। और अब है दोस्तों वायु, जो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि समताप मंडल की मोटाई कितनी है। तो दोस्तों समताप मंडल की जो मोटाई है यह 32 किलोमीटर है। कितनी है, जो समताप मंडल की जो मोटाई है दोस्तों वह 32 किलोमीटर है। जो कि जो 32 किलोमीटर की जो मोटाई है दोस्तों वह वायुयान उड़ने के लिए आदर्श ऊंचाई है। कि दोस्तों वायुयान उड़ने के लिए आदर्श ऊंचाई कितनी है दोस्तों, वायुयान उड़ने की जो आदर्श ऊंचाई है वह है कि दोस्तों 18 किलोमीटर के नीचे दोस्तों क्या है, क्षोभ मंडल। और 18 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक दोस्तों 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या है दोस्तों, समताप मंडल। मतलब कि 32 किलोमीटर का जो एरिया है, 32 किलोमीटर का ये 32 किलोमीटर का जो एरिया है दोस्तों, इसमें ये क्या है, यह वायुयान उड़ने के लिए आदर्श ऊंचाई है। जो हमारे वायुयान, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ये सभी दोस्तों सिर्फ समताप मंडल में ही उड़ते हैं। इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी है और दोस्तों पृथ्वी से 50 किलोमीटर पर दोस्तों क्या पाया जाता है, समताप मंडल। और 18 किलोमीटर तक ये इतने भाग में क्षोभ मंडल और इतने भाग में दोस्तों समताप मंडल। तो ये 32 किलोमीटर का जो एरिया है, ये 32 किलोमीटर जो एरिया है जिसमें समताप मंडल पाया जाता है, तो उस एरिया में दोस्तों इस 32 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें दोस्तों वायुयान उड़ने के लिए ये आदर्श ऊंचाई है। ये 32 किलोमीटर एरिया है, इसमें दोस्तों जो हमारे वायुयान है, एरोप्लेन मतलब वायुयान एरोप्लेन, वो सभी दोस्तों इस 32 किलोमीटर जो एरिया मतलब जो समताप मंडल है दोस्तों उसमें उड़ते हैं दोस्तों। किसके कारण दोस्तों, मौसम, यहाँ दोस्तों जो समताप मंडल है उसमें दोस्तों मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। क्या नहीं होती है, मौसम संबंधी घटना नहीं होती है दोस्तों। और वायु क्षैतिज दिशा में बहती है, जो वायु है क्षैतिज दिशा में बहती है, इसलिए दोस्तों ये वायुयान उड़ने के लिए आदर्श ऊंचाई है। समझ में आ गया आपको दोस्तों कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समताप मंडल की मोटाई कितनी है, 32 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि वायुयान उड़ने के लिए आदर्श ऊंचाई कितनी है। तो 18 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है दोस्तों मतलब जो 32 किलोमीटर का जो एरिया है वह वायुयान उड़ने के लिए आदर्श ऊंचाई है दोस्तों। अब है ये समताप सीमा है, क्या दोस्तों, ये समताप सीमा है और ये क्षोभ सीमा है। ये क्षोभ सीमा है, ये समताप सीमा और ये क्षोभ सीमा दोस्तों। और समताप सीमा और क्षोभ सीमा के बीच में दोस्तों ये क्या है, ये समताप मंडल है ना। तो ये दोस्तों समताप मंडल और समताप मंडल दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस क्या होती है, नीले रंग की होती है। क्या होती है दोस्तों, जो ओजोन गैस है ये नीले रंग की होती है, तीव्र गंध वाली होती है। क्या होती है, तीव्र गंध वाली होती है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं दोस्तों ओजोन गैस को। किसके कारण दोस्तों, ये नीले रंग की होती है, तीव्र गंध वाली होती है और खास बात यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा समताप मंडल। फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, खोज 1902 में टोजेंस डीबोर्ड ने की थी। समताप मंडल की जो मोटाई है वह 32 किलोमीटर है और वायुयान उड़ने की जो आदर्श ऊंचाई है वह 32 किलोमीटर है। और ये हमारी पृथ्वी है और भूमध्य रेखा है, 50 किलोमीटर पर दोस्तों समताप मंडल पाया जाता है और ध्रुव से 40 किलोमीटर पर समताप मंडल पाया जाता है। और ये दोस्तों जो वायुयान उड़ने की आदर्श ऊंचाई 32 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर एरिया है जो कि समताप मंडल है, उसमें वायुयान उड़ने के लिए आदर्श ऊंचाई है दोस्तों।
और किसके कारण मौसम संबंधी घटना नहीं होती है यहाँ, और वायु क्षेत्रीय दिशा में बहती है। और इसमें क्यों नहीं चलते वायुयान, क्योंकि ये इसमें दोस्तों जो क्षोभ सीमा है, जो क्षोभ मंडल है उसमें क्योंकि ये मौसम संबंधी घटना होती है इसलिए। और ये समताप सीमा है और क्षोभ सीमा है, उसके बीच में ओजोन गैस पाई जाती है। मतलब कि समताप मंडल ओजोन गैस की होती है, तीव्र गंध वाली होती है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है दोस्तों। तो आपको जो समताप मंडल के बारे में इतना मैंने अभी आपको बताया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब समताप मंडल के बारे में आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों समताप मंडल के बारे में आगे। तो दोस्तों ये क्या है, ये क्षोभ सीमा है। ये क्या है, ये क्षोभ सीमा है दोस्तों। और ये क्या है, ये समताप सीमा है। क्षोभ सीमा और समताप सीमा के बीच में दोस्तों ये क्या है, ये समताप मंडल है। कौन सा मंडल है, ये परत है दोस्तों, जिसे हम समताप मंडल परत कहते हैं। और दोस्तों समताप मंडल में दोस्तों जब नीचे से ऊपर जाते हैं, समताप मंडल में दोस्तों जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसका जो तापमान है उसमें वृद्धि होती है। क्या होती है, जो समताप मंडल का तापमान दोस्तों वृद्धि हो जाती है। कब, जब समताप मंडल में हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो समताप मंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। किसके कारण, ओजोन गैस के कारण। यहाँ समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, इसके कारण दोस्तों इसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। और दोस्तों यहाँ एक और बात पूछ जाती है कि क्षोभ सीमा का जो तापमान है दोस्तों वह -80 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और जो समताप सीमा का जो तापमान है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है दोस्तों। तो समझ में आ गया कि जब समताप मंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसका जो तापमान है उसमें वो तापमान बढ़ जाता है। किसके कारण, ओजोन गैस के कारण। और समताप मंडल में दोस्तों एक विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं जिन्हें हम मुलाब मेघ कहते हैं। मेघ मतलब कि बादल, क्या कहते हैं उन्हें, मुलाब मेघ कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में दोस्तों मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड हम कहते हैं। और मुलाब मेघ दोस्तों यह समताप मंडल के निचले स्तर पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल का जो निचला स्तर है दोस्तों उस पर दोस्तों जो विशेष प्रकार के बादल है मुलाब बादल ये पाए जाते हैं। मुलाब मेघ को दोस्तों नेक्रियस क्लाउड भी कह सकते हैं और सर्स बादल भी हम इन्हें ही कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जो विशेष प्रकार के बादल है मुलाब मेघ ये समताप मंडल के निचले स्तर पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो जो समताप मंडल था वो कंप्लीट हो गया है। तो पहला हो गया है, दूसरा भी समताप मंडल भी हो गया है। अब जो तीसरी परत है दोस्तों हमारी वह भी देख लेते हैं। तीसरी परत है दोस्तों मध्यम मंडल। क्या है, मध्यम मंडल दोस्तों। तो मध्यम मंडल क्या होता है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। और ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है। ये हमारी पूरी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। और दोस्तों जो मध्यम मंडल है ये भूमध्य रेखा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कहाँ तक दोस्तों, जो मध्यम मंडल है ये भूमध्य रेखा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और जो मध्य मंडल है ये ध्रुव से 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और जो मैं समताप मंडल देखा था अभी दोस्तों वो भूमध्य रेखा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक था और ध्रुव से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक था दोस्तों। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक था, उसके ऊपर दोस्तों 80 किलोमीटर तक दोस्तों मध्यम मंडल पाया जाता है। और एक बात हो यहाँ दोस्तों, जो मध्यम मंडल है इसकी जो मोटाई है वह 30 किलोमीटर है। कितनी है, 30 किलोमीटर दोस्तों मध्यम मंडल की मोटाई है। तो आपको समझ में आ गया कि मध्यम मंडल की जो मोटाई है वह 30 किलोमीटर है। और जब मध्यम मंडल में दोस्तों यहाँ नीचे से मध्यम मंडल में नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो मध्यम मंडल में दोस्तों तापमान में कमी होती है। क्या होती है, तापमान में कमी होती है। जब हम मध्यम मंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आ जाती है।
और दोस्तों ये क्या है, ये समताप सीमा है और ये मध्य सीमा है। समताप सीमा का जो तापमान है वह दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो मध्य सीमा है उसका जो तापमान है यह -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि फिर से समझा देता हूँ आपको। ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी है, मध्य मंडल भूमध्य रेखा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक है और ध्रुव से 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये मध्य मंडल की मोटाई दोस्तों 30 किलोमीटर है, और ये जब नीचे से ऊपर जाते हैं मध्य मंडल में तो तापमान में कमी आती है। समताप सीमा यह है मध्य सीमा का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है, और समताप सीमा का जो तापमान है यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दोस्तों मध्य मंडल में भी एक बादल बनते हैं जिन्हें हम निशादीप्त बादल कहते हैं। विशेष प्रकार के बादल बनते हैं जिन्हें हम निशादीप्त बादल कहते हैं। जो निशादीप्त बादल है ये मध्य मंडल में पाए जाते हैं। कौन से मंडल में? जो मध्य मंडल जो पर्त दोस्तों उनमें निशादीप्त बादल पाए जाते हैं मध्य मंडल में। और ध्रुवों पर दोस्तों ये ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देते हैं। जो ये ध्रुव दोस्तों उन ध्रुवों पर दोस्तों निशादीप्त बादल ग्रीष्म गर्मी में दिखाई देते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, निशादीप्त बादल मध्य मंडल में पाए जाते हैं और ध्रुवों पर में ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देते हैं। और निशादीप्त बादल बनने के क्या कारण है? क्या दोस्तों निशादीप्त बादल बनने के क्या कारण है? पहला कारण है उल्का पिंड के टूटने की जो धूल है दोस्तों उसके कारण ये निशादीप्त बादल बनते हैं। जो उल्का पिंड जो टूटते हैं उनकी जो धूल है उसके कारण। दूसरा कारण संवहन क्रिया के कारण भी दोस्तों निशादीप्त बादल बनते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, निशादीप्त बादल मध्य मंडल में पाए जाते हैं और ध्रुवों पर हमें ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देते हैं। और इसके बनने के कारण है उल्का पिंड टूटने की धूल के कारण और संवहन क्रिया के कारण। तो ये थी हमारी तीसरी परत मध्य मंडल दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों 3 परत पढ़ ली है दोस्तों। वायुमंडल की जो संरचना है उसमें दोस्तों वायुमंडल की परत हम पढ़ रहे थे, उसमें से दोस्तों हमने आज 3 परतें पढ़ ली है दोस्तों। अब जो 2 परतें जो बची है, 5 परतें थी टोटल, 2 जो परतें बची थी दोस्तों वो हम वायुमंडल के पार्ट 4 में देखेंगे। तो दोस्तों कल का वीडियो देखना नहीं भूलना। अगर आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और जो अपने दोस्तों पास जरूर शेयर करना दोस्तों। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।